हाँ, हेलो। आज मैं जिस एसे को ले रहा हूँ यूपीएससी 2023 में, वो है शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। द टाइटल इसका है एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगेटन व्हाट वन हैज लर्न्ड इन स्कूल। इस टॉपिक पर आज हम अपना एसे कंक्लूड करने चल रहे हैं। इससे पहले वाला जो मेरा एसे था वो मैंने ओरली दिया था, और उसमें हमने मैथमेटिक इज द म्यूजिक ऑफ लॉजिक जो है रीजन, और उसके ऊपर मैंने अपना एसे लेकर के आया था। आज का एसे आप ध्यान से देखें कि किस तरीके से यूपीएससी के एसे को अटेम्प्ट किया जा सकता है, कितने उसके डायमेंशंस हो सकते हैं, किस तरीके से आप इलोबरेट कर सकते हैं, क्रिटिकल अप्रोच भी कहाँ आपको रखनी है। ये सारी चीजें मिलेंगी। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखें, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है तो डेफिनेटली आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि लर्निंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम एक दूसरे से सीखते हैं। और हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। हाँ, अगर हम इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर आपको ये स्टेटमेंट मालूम है तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का है, जैसा कि मैंने इसमें मेंशन किया है। और ये अपने आप में बहुत ही समग्रता के साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था को शामिल करता है, और क्योंकि बहुत ही होलिस्टिक है, समग्रता के साथ इस पूरे स्टेटमेंट के अंतर्गत ये बात आ जाती है। और साथ ही साथ क्या शिक्षा का प्रभाव, हमारी जब स्कूली शिक्षा या विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी हो जाती है तो उसका क्या हम पर शेष प्रभाव रह जाता है, इसको हमें दिखाना है। और खास करके आज के इस युग में, जबकि ज्ञान का और नॉलेज बेस्ड जो है आपके पास एम्पावरमेंट हो रहा है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का एम्पावरमेंट किया जा सकता है, और नॉलेज बेस्ड ही आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज को मेंशन करना होगा, और इसको हमने बताया कि एजुकेशन जो है goes beyond the mere acquisition of fact, यानी शिक्षा जो है केवल तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करना या उसका नाम नहीं है। इसी तरीके से जो कुछ हम इस क्लासरूम में शिक्षा प्राप्त करते हैं वो भी ज्ञान नहीं है, बल्कि इस ऐसे में हमको एक्सप्लोर क्या करना है, मल्टी फैसेटेड एस्पेक्ट्स को लेकर के आना है, जो कि इस कोट में दे रखा है। इस कोट को अगर हम सेगमेंटेड करेंगे, इसको अगर हम हेडिंग और सब हेडिंग में ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, यानी जब हम चीजों को सही तरीके से तर्क की कसौटी पर कस करके, तथ्यों को तर्क की कसौटी पे कस करके जब हम किसी विचार को, किसी आइडियोलॉजी को, किसी कार्य को करते हैं, अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। फिर हमने जो कुछ भी स्कूलिंग में एजुकेशन हासिल की है या विश्वविद्यालय स्तर पर प्राप्त की है, जो कि हमने कन्फाइन रहते हुए किसी क्लास में, उसको हम अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, तो ये भी बताना है। और साथ ही साथ रोल ऑफ स्कूल्स को भी जो है हमें मेंशन करना है कि किस तरीके से ये स्कूल जो है फाउंडेशन रखते हैं हमारी लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के लिए। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लेकर के आ सकते हैं। फिर हम एक छोटे से पैराग्राफ में, चूंकि हमको जो ऐसे लिखना होता है वो लगभग आप मान के चलिए कि 1200 वर्ड में लिखना होता है, 1300 तक आप मान सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है। इसलिए आप ये मान लीजिए कि इसमें एक छोटा सा आपको ब्रीफिंग देना होगा कि इसेंस ऑफ स्कूलिंग, यानी स्कूलिंग का सार क्या है। तो यहाँ पर हमको स्ट्रक्चर लर्निंग मिलती है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का मतलब यह है कि हम को एक ऐसा वातावरण मिलता है जहां पर स्टूडेंट जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, जो विभिन्न सब्जेक्ट पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसका ज्ञान दिया जाता है। फिर फॉस्टरिंग कॉग्निटिव स्किल, उनको कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक जो स्किल होती हैं, सक्षमताएं होती हैं, वो सिखाई जाती हैं। और नॉलेज बेस इसेंशियल फॉर एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और इस जगत को, इस संसार को समझने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता होती है वो हमें यहाँ स्कूल में सिखाया जाता है। फिर यहीं से सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। सोशलाइजेशन का मतलब है कि बच्चे का जब स्कूलिंग में उसको होता है, स्कूलिंग पीरियड में, यहीं से उसको क्या होता है कि उसका सामाजिकरण शुरू होता है। और ये एसेंशियल रोल है किसी भी बच्चे का, चिल्ड्रन का सोशल डेवलपमेंट के लिए, जहां पर वो क्या करता है, फ्रेंडशिप उसकी होती है,
और फ्रेंडशिप के माध्यम से वे विभिन्न समाजों के, विभिन्न वर्गों के बच्चों के, परिवारों के कांटेक्ट में आता है और फिर उनसे कुछ सीखता है, कुछ उनको सिखाता है। फिर साथ में पीयर डायनेमिक्स, यानी साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए कार्य करने की एक उसके अंदर समझ आती है, एक टीम वर्क की भावना उसमें भर के आती है, क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं तो कई तरीके के हम प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हम ज्वाइंट तौर पर बच्चे करते हैं, साथ ही साथ गेम्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, तो ये चीजें सीखने को मिलती हैं। यानी एक कोलैबोरेटिव स्किल आती है कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए जो कुछ सीखते हैं वो भी हमें कहाँ होता है, स्कूल में होता है। तो एक स्ट्रक्चर लर्निंग हमको लेकर के आनी है, यानी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको हमें बताना है, फिर कॉग्निटिव स्किल्स को बताना है, नॉलेज को बताना है जो कि हमें इस संसार को, जगत को समझने के लिए आवश्यक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम डिसिप्लिन सीखते हैं और रूटीन सीखते हैं। ये जो हमारा रूटीन होता है एक तरीके से विधिवत दिन प्रतिदिन की दिनचर्या होती है, तो उसको हम सीखते हैं। और ये सारी चीजें हमें कहाँ इंस्टिल होती हैं, कहाँ हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं, ये स्कूल में बनती हैं। ऐसी पंक्चुअलिटी आती है, कंसिस्टेंसी। अब देखिए किसी भी काम को करने की जो निरंतरता होती है वो भी हम कहाँ सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं। और ये कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के एस्पायरेंट्स बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट को प्राप्त करना, अपना चयन सुरक्षित करना मुश्किल होगा। तो ये कंसिस्टेंसी भी हम कहाँ सीखते हैं, ये भी हम स्कूल में सीखते हैं। फिर हमारी प्रोफेशनल जो सक्सेस है उसके लिए भी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये भी स्कूल के ही हमारे यानी जो इसेंस ऑफ स्कूलिंग है वहां पर हम इसको दिखा सकते हैं। फिर ये इसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। इस हेडिंग में हम इस चीज को देख सकते हैं कि ये जो है एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ द ट्रेडिशनल एजुकेशन। अब ट्रेडिशनल एजुकेशन है तो स्कूलिंग है, इसको हम प्राइमरी और अपर प्राइमरी और फिर जो है आगे के हायर एजुकेशन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम यहां से जब निकलते हैं तो इसके बाउंड्री के बाहर यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाहर भी आने के बाद जो हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसके बाद इसको हम कैसे यूज करते हैं, जो ज्ञान हम अपने कॉग्निटिव स्किल के जरिए से सीखते हैं, जो डिफरेंट वेरियस सब्जेक्ट्स हैं उनसे जो हमें ज्ञान मिलता है, फिर उसका जो हम एनालिसिस करते हैं और जो हमारे अंदर एक थिंकिंग आती है, क्रिटिकल थिंकिंग, वो उसको हम कैसे यूज करते हैं और फिर हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से अप्लाई करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहां हम वर्क करते हैं वहां कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का पार्ट बन जाती हैं। और इस चीज को हमको यहाँ पर मेंशन करना है कि जो 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम है वो जो है हमारा कभी भी डज नॉट सीज आफ्टर स्कूल और कॉलेज, यानी ये सीखने का जो प्रोसेस है वो स्कूल और कॉलेज के बाद रुकता नहीं है बल्कि निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ वो आगे बढ़ता रहता है। फिर एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज, जैसा कि इस कोटेशन को अगर हम देखेंगे जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन का है तो यहाँ पर डायनेमिक नेचर ऑफ नॉलेज बता रहा है। और अगर हम आज के प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो हमारा जो नॉलेज है उसका डायनेमिक नेचर कितना ज्यादा हो गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो गया है और तेजी से इसमें जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, तो ये डायनेमिक नेचर ऑफ नॉलेज जो है ये हमें कहाँ मिलता है, स्कूल में मिलता है। जब हम लोगों ने अपनी स्कूलिंग शुरू करी थी तो निश्चित रूप से हम लोगों को कंप्यूटर बहुत ही बेसिक तौर पर बताया गया था, लेकिन आज जो है कंप्यूटर की एजुकेशन 5th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास उतनी ज्यादा है जो हम लोगों को 12th के बाद भी नहीं थी। तो आप इसका एक अनुमान लगा सकते हैं। फिर जैसे जैसे हमारे स्कूल होते हैं वो आउटडेटेड होते चले जाते हैं, स्कूलिंग एजुकेशन जो है इररिलेवेंट हो सकती हैं, कुछ बातें इनकम्प्लीट ओवर टाइम हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती जाती है नई डिस्कवरीज आती हैं, पैराडिग्म शिफ्ट होते हैं, यानी प्रतिमान में रूपांतरण जो होता है बदलाव आता है और मेकिंग इट इम्परेटिव फॉर इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग टू रिमेन रिलेवेंट एंड इन्फॉर्म्ड। जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो नई जानकारियां आ रही हैं, अगर हम उससे अपडेटेड नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो सीखने का प्रोसेस है वो रुक जाएगा और ये पॉसिबल नहीं है। तो एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमको इसे में पॉइंट आउट करना है। फिर रोड लर्निंग वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए रोड लर्निंग क्या होती है। रोड लर्निंग जैसे कि यूपीएससी में अगर आप देखें कि 2010-11 से पहले तक
बहुत सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते थे, रख लेते थे। आपको एक आइडिया होता था कि मेंस में हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये प्रश्न आ सकते हैं, ये प्रश्न आ सकते हैं। और जनरली आपको वो पूरा, जब किसी कोचिंग संस्थान से आप निकलते थे तो आपके पास एक आइडिया होता था कि ये सारे प्रश्न आ सकते हैं, और अक्सर वो प्रश्न वो आपको पेपर में मिलते थे। तो ये रटने वाली जो विद्या थी उसी को रिप्लेस करने के लिए सीसैट लाया गया। और फिर अब जिस तरीके से यूपीएससी के पूरे सिलेबस में एक चेंजेस लाया गया है, वो किधर लेके जा रहा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेकर के जा रहा है। तो हमारी जो स्कूल एजुकेशन है वो अक्सर उसका फोकस किस बात पर होता है, मेमोराइजेशन पे होता है, कि चीजों को समझने के बजाय मेमोराइज करा दिया जाए। और उस मेमोराइजेशन के प्रोसेस में हम कुछ फैक्ट्स को लर्न कर लेते हैं, और फिर वो इंफॉर्मेशन बाय हार्ट होती हैं, और उसके अंडरस्टैंडिंग और उसके अंडरलाइनिंग, जो उसके पीछे जो मेन प्रिंसिपल्स है, वो हम नहीं जान रहे होते हैं। बल्कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे स्टैंडर्ड पर देखें, क्लास 5th या 8th तक देखें, तो ये तो बताएंगे कि हम इंडिया एक रिपब्लिक है। लेकिन ये रिपब्लिक क्यों है और इंडिया को रिपब्लिक क्यों बनाया गया, ये अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं दी जाती है, बल्कि बस ये बता दिया जाता है कि इंडिया एक रिपब्लिक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को शुरू से ही किल कर दिया जाता है। अगर हम इस क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में ज्यादा फोकस करें और ज्यादा इसको इंकरेज करें, तो एनालाइजिंग जो पावर इंडिविजुअल्स की है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्वेश्चन करने की उसके अंदर जो है एक आदत बनेगी, और फिर वो इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके की एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, ये फोकस करना जरूरी है। फिर हम एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज, जो कुछ हमने स्कूल में एजुकेशन ज्ञान हासिल किया है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उस को अप्लाई करने की जो योग्यता है, जो क्षमताएं हैं, वो हमारे अंदर है कि नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक तरीके की इस बात का एक तरीके का ये परीक्षण हो जाता है कि हम ये कहें कि साहब हमारी जो एजुकेशन है उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है, कितनी वो प्रभावी है, वो इस आधार पर तय होगी कि हम हमारे अंदर जो नॉलेज हासिल की है हमने स्कूलिंग में, वो उसको अप्लाई करने की कितनी हमारे अंदर एबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें बता दिया जाता है, लेकिन हम फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं जानते। अगर अभी हम किसी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे से ही बात करें तो वो भी नहीं बता पाएगा कि शेयर मार्केट में किस तरीके से हमको डीमैट अकाउंट को ओपन करना है, किस तरीके से शेयर परचेज किए जाते हैं, किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या इनका पूरा सिस्टम है। तो वो चीजें जो हमारे पास नहीं है, तो एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आती है, लीगल लिटरेसी हमारे पास नहीं आती है, कम्युनिकेशन बहुत वीक होता है। कम्युनिकेशन को जनरली हम इसको इंग्लिश का ही एक रूपांतरण मान लेते हैं कि साहब जिसे अंग्रेजी बोलना आती है उसे कम्युनिकेशन आता है, लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश में बोलने का ही नाम नहीं है। हम हिंदी में भी अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं मालूम है, फिर हमारे पास कई सारे विकल्प हो सकते हैं, कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, और उन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो हमें नहीं आ पाता है, इवन आफ्टर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के भी। तो ये वो चीजें हैं जो लाइफ लॉन्ग होती हैं, और इसी को कोटेशन में कहा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एडॉप्टेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। हम कोई समस्या आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें, समस्या के स्वरूप को पहले समझ सकें कि स्वरूप समस्या किस प्रकार की है, फिर उससे जुड़े हुए उसके क्या सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं उसको देखें, और उसकी एडेप्टेबिलिटी क्या है, और इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता होगी। और क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल रिक्वायर्ड होती है उसके लिए जरूरी है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, जिसको जीवन के विभिन्न हम जो जीवन के पहलू होते हैं उसमें जब हम लागू करें। और इसके लिए हमें इन्वॉल्व करना होगा और एम्पावर करना होगा इंडिविजुअल्स को कि वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जटिल किस्म की जो समस्याएं होती हैं, उनको सॉल्व करें, उनका हल निकालें, और अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। और उनके अंदर इतना एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, अनुकूलता होनी चाहिए कि वो बदलते हुए परिस्थितियों के अनुरूप अपने को तेजी से ढाल सकें। फिर इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो, एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, उनके पास ये भी समझता हो कि वो तार्किक रूप से सोच सकें, और जो स्कूल में हमने शिक्षा प्राप्त की है भले ही वो हम भूल चुके हों। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, देखिए जीएस पेपर 4 इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें आप अपने इस एसे में इंक्लूड कर सकते हैं और अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।
अब देखिए क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन क्या है कि हम अपने को, पहले तो हम अपने को स्वयं को समझ सकें कि हम स्वयं में क्या हैं, हमारी अपनी क्या नैतिकताएं हैं, क्या हमारा विचारधारा है, क्या हमारा चरित्र है, फिर हम दूसरों को समझें। और ये पूरा काम हम कब कर सकते हैं, जब हम रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस, जब हम भावनाओं को समझ सकें, अपनी भावनाओं को समझ सकें और दूसरे की भावनाओं को समझ सकें। एम्पैथाइजिंग विद अदर्स, हमारे पास सहानुभूति दूसरों के साथ करने की होनी चाहिए। अगर शिक्षा के बाद हमें ये नहीं आता है कि हम एम्पैथाइज हों, तब फिर हमारी शिक्षा का क्या मूल्य हो सकता है। फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंतर्वैयक्तिक जो संबंध होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमारे लिए फुल लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ, होल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वैल्यूज और इथिक्स, अगर एजुकेशन में वैल्यूज नहीं है और इथिक्स नहीं है तो भी हमारी एजुकेशन का क्या मायने। और ये वैल्यूज और इथिक्स और मॉरलिटी, ये सब वो चीजें हैं जो स्कूली शिक्षा से बाहर निकलने के बाद भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनी रहती हैं। तो यहाँ पर हमको वैल्यू एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। रियल लर्निंग हैपेंस थ्रू एक्सपीरियंसेस, जब हमें कोई अनुभव होता है तब हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब हमारे पास मॉरल डायलेमाज आते हैं, यानी नैतिक द्वंद्व जो होता है, जब उससे हमारा सामना होता है, तो फिर हमारे जो मूल्य होते हैं, जो हमारे इथिक्स होते हैं, जो नीति शास्त्र होता है, वो हमें एक गाइडेंस देता है, वो हमको ड्राइव करता है कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है, हमें किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर नहीं चलना है, क्या गलत है, क्या सही है। और फिर इसी से इंटीग्रिटी आती है, सच चरित्रता आती है। और यही है क्रक्स ऑफ ट्रू एजुकेशन, और वास्तविक शिक्षा का यही मूल है, यही सार है। और इसी को आपको अपने एसे में रेखांकित करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कैरेक्टर बिल्डिंग, ये तो हमेशा से एजुकेशन का मूल रहा है, एजुकेशन का बेसिक रहा है। तो आपके अंदर वैल्यूज जैसे इंटीग्रिटी हो, एथिक्स हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक अच्छे कैरेक्टर वाला बनाती हैं। फिर एजुकेशन जो है एक्सटेंड जो है टेक्स्ट बुक से बाहर जाती है। रिजिलियंस हो, इम्पैथी, टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीजें भी एजुकेशन से आनी चाहिए। और ये किसी भी कैरेक्टर के एक बहुत ही डायमंड हैं, उनके कैरेक्टर के ट्रेट्स के तौर पर आप देख सकते हैं। फिर एजुकेशन इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जरूर मेंशन होना चाहिए एसे के अंदर, यूपीएससी 2023 के एसे में, क्योंकि आज का युग जो है वो सूचना का युग है। और इस सूचना के युग में अगर हमारे पास अपनी शिक्षा के बाद इस तरीके की क्षमता नहीं है कि हम जो है इंटरनेट, जो कि अब एक तरीके की बुक है, अगर उसका सही यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हम मिसगाइडेड हो सकते हैं। तो हमें फिल्टरिंग करना आना चाहिए कि जो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है, आजकल फेक न्यूज का, फेक इंफॉर्मेशन का एक प्रकार का जैसे कह सकते हैं स्पेट है, तो बाढ़ सी आई हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम फिल्टरिंग नहीं करना जानते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाएगा, फिर हम सही तरीके से सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और फॉल्स इंफॉर्मेशन हमें दिग्भ्रमित कर देगी, हमारा कैरियर भी डिस्टर्ब होगा और साथ ही साथ हमारे समाज के लिए भी जो है नुकसानदेह होगा। फिर एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलता, जैसे कि मैंने बताया ये बहुत जरूरी है। और एडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज हो रही है, डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो इतनी हमारे अंदर अनुकूलता हो कि नए इनोवेशन के साथ हम तादाद में बैठा सकें, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकें और आगे अपने को बढ़ा सकें। तो जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी है, जैसे कि लीगल लिटरेसी है, उसी तरीके से डिजिटल लिटरेसी भी जो है आज की एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर इस एजुकेशन में डिजिटल लिटरेसी नहीं है तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस का। स्कूलिंग एजुकेशन में थ्योरी पर फोकस होता है, प्रैक्टिकल उसके प्रैक्टिकल जो उसका एप्लीकेशन होता है उस पर जोर नहीं होता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी नॉलेज को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। रियल लाइफ सिचुएशन में जब क्रूशियल एस्पेक्ट्स हमारे सामने होते हैं तो ये भी चीज हमें आनी नहीं चाहिए। फिर हम नेक्स्ट अगर देखें, वोकेशनल एजुकेशन भी दी जा सकती है और स्किल बेस्ड लर्निंग। यहाँ पर हम गवर्नमेंट के स्किल मिशन को जो है को मेंशन कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किल मिशन है, जिसको बता कर सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्किल मिशन लेकर के आई है, जिसके अंतर्गत लोगों को स्किल सिखाया जा रहा है। फिर रोल ऑफ स्कूल, फाउंडेशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और ये सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए जो हम स्कूल से निकलने के बाद, जब स्कूल की जो हमारी ट्रेडिशनल और फॉर्मल एजुकेशन पूरी हो जाती है, तो उसके बावजूद
जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ हम अप्लाई करते हैं, उसकी बुनियाद कहाँ होती है? वो हमारी स्कूलिंग में होती है। और इस सब की जो क्षमता हमारे अंदर आती है स्कूल से ही आती है। इसलिए स्कूल की एजुकेशन को हमें बहुत महत्व देना चाहिए और फिर हमारे अंदर एक शिक्षा को प्राप्त करने का एक जुनून होना चाहिए। इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं और फिर कंक्लूजन करते हुए आप एजुकेशन को बता सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप इस पॉइंट को लेके आ सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का थॉट प्रोवोकिंग जो कोटेशन है वो जो है us to look beyond the confines of the traditional education and recognize that true learning extends far beyond the classroom। यानी जो वास्तविक शिक्षा है, जो शिक्षा का मूल का सार है, जो शिक्षा का उद्देश्य है, वो क्लासरूम के बाहर की शिक्षा पे जाता है और वही वास्तविक शिक्षा है, वही सच्ची शिक्षा है। इस तरीके से आपने जो सारे पॉइंट उठाए हैं उनको बताते हुए इसमें इंटीग्रिटी, वैल्यू, एथिक्स, डिजिटल लिटरेसी, इन सारी चीजों को बताएं ताकि हम अपने स्कूली शिक्षा के बाद अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को और सबसे बढ़कर के अपने राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जा सकें। ऐसा मेंशन करते हुए आप कंक्लूड कर सकते हैं और इसमें आप सुधार का भी बता सकते हैं कि अब आप जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं उनको डिजिटल एजुकेशन की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल जो है वहां पर निश्चित रूप से दिशा में काम हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जो है वहां अभी इस दिशा में काम किया जाना शेष है। हालांकि सरकार के प्रयास हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो इस तरीके से आप अपने एसे को लिख के ला सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करके हमें अपने आप सुझाव दे सकते हैं कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा यूपीएससी में पूछा गया कोई एक दूसरा एसे होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।